बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ambassador Inamul Haq Saab, Chairman IPRI Board of Governors, President IPRI Ambassador Dr. Raza, members of the diplomatic community, distinguished guests, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to be here at the 4th Margala Dialogue, a pivotal security and development forum rightly regarded as a premier platform for strategic studies, international relations and human security. And with your permission, as the translation equipment is there, I would like to speak in Urdu because sometimes when my discussion is carried on the air, more people in Pakistan would be able to understand what Pakistan should be looking for and what is the thinking of Pakistan. When we look at what is happening in the world today, it is important that we think about the history of the global order. अब जब इस हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं तो ग्लोबल ऑर्डर दुनिया में वक्त के साथ साथ बदलता भी रहा है और कभी कभी वो ऑर्डर था जो सिर्फ गुंडागर्दी और क़िताल पर मुनहसर था, चंगेज़ ख़ान का और हलाकू ख़ान का, वो भी उस ज़माने के ऑर्डर्स थे और जो चलते थे तलवार की ज़ोर पर। मगर जब मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर की हम हिस्ट्री देखें तो उसकी शुरुआत उस रीजन से होती है जहाँ पर रेनेसांस हो रहा था, जहाँ पर तरक्की हो रही थी, जहाँ पर वेपन्स, नए नए वेपन्स भी बन रहे थे, जहाँ पर इंसानी सोच, आर्ट, कल्चर, सब कुछ का एक बहुत बड़ा खूबसूरत इर्तिका हो रहा था। एंड दैट इज़ द रेनेसांस इन यूरोप। उसके अंदर फिर नॉर्थ अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी आया, मगर हिस्ट्री वहीं से शुरू होती है कि क्या परेशानियाँ हुई इंसान को। और ये जो क़िताल था और ये जो जुल्म था जो दुनिया के अंदर, अगर हलाकू ख़ान खड़ा हो गया और चंगेज़ ख़ान खड़ा हो गया और दुनिया के अंदर ये सारे रीजन्स को तबाह कर दिया गया, तो उसको कैसे समझा जाए। तो यूरोप की तारीख़ के अंदर भी जंग व जिदाल रहा। तो मैं इस वजह से थोड़ा सा जब आपकी समा खराशी करता हूँ तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि ज़रा सा इसकी एवोल्यूशन की तरफ नज़र डाल लें और फिर ये देखें कि आज ज़रूरत किस बात की है और फिर वही एवोल्यूशन किस अंदाज से होगा। पहली बात तो ये है कि ये एवोल्यूशन ताकत के हाथ में है, ये एवोल्यूशन ताकतवर ही कर सकता है। अच्छा, उस ताकतवर के एतबार से एक जंग इंसान की तारीख़ में रही है, इंसान के अपने दिल की रही है, हर मज़हब की रही है कि ताकत फ़िज़िकल ताकत है या इंटेलेक्चुअल ताकत है या कलम है या हथियार है। ये ताकत, ये बैटल इंसान के साथ हमेशा रही है और चल रही है और पता नहीं कब तक चलती रहेगी। तो लिहाजा एक उम्मीद पर दुनिया ये कायम है कि अक़ल और इंटेलेक्ट की ताकत जो है यही वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए अल्टीमेटली। अच्छा, इसके अंदर फिर जो हथियार की ताकत है, माइट इज़ राइट, वो भी वेस्टेड इंटरेस्ट के एतबार से इसके अंदर आता है। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि यूरोप के अंदर जो जंगें हुई, मैं दुनिया की जंगों का जिक्र नहीं कर रहा, ये इस वजह से नहीं कि मैं मुतासिब हूँ किसी वजह से, सिर्फ इस वजह से कि इर्तिका क्योंकि यूरोप में हुई तो मुझे यूरोप की तारीख़ के एतबार से आपके सामने सिर्फ जिक्र करूँ कि एक फ़िगर है ऑफ किलिंग्स व्हाट हैपेंड इन दैट एरा। वो क्रूसेड्स के ज़माने में जो 1100 से लेकर 1300 हिजरी ईस्वी तक चलती रही, तकरीबन एस्टिमेट्स हैं 1 से 3 मिलियन लोग क्रूसेड्स में मारे गए। फिर एक 100 साल की जंग हुई, इसमें 30 साल की भी जंग, 60 साल की भी जंग है। उस 100 साल की जंग को 1330 से लेकर 1450 ईस्वी तक चली, उसमें 2 से 4 मिलियन लोग मारे गए। फिर यूरोप की जो फतह करने का शुरू हुआ, क्योंकि सबसे तरक्याता कैफियत यूरोप में ही थी, तो जो स्पेन साउथ अमेरिका में गया तो एस्टेक नेशंस के क़िताल के हवाले से कहा यह जाता है कि 2 करोड़ 40 लाख यानी 24 मिलियन एस्टेक्स वर किल्ड बिटवीन 1520 एंड 1630। फिर इंकाज की स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट को 1530 से लेकर 1536 में वो 8 से 9 मिलियन तक हुई। मैं सिर्फ आपको गिना रहा हूँ कि जो तकलीफ़ इंसानियत ने बर्दाश्त की है, उस तकलीफ़ के सिलसिले में उसने क्या कोशिशें की, और ये कोशिशें अच्छी हैं, ये कोशिशें बुरी नहीं हैं, मगर इसमें जो खामियां हैं उनकी तरफ भी मैं ज़रूर आऊँगा और जो ज़रूरत है इसको ठीक करने की उसकी तरफ भी आऊँगा। फ्रेंच रिलीजियस वॉर्स हुई, जिसको हुगीनॉट वॉर्स भी कहते हैं, जो प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स और फ्रांस के दरमियान भी रही। ये 1560 से लेकर 1600 तक चली। इसमें भी 2 से 4 मिलियन तक लोग
कत्ल हुए। फिर 80 साल की जंग रही जिसको डच वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, उसमें 10 लाख के करीब 1 मिलियन। फिर नेपोलियनिक वॉर्स 4 to 7 मिलियन पीपल डाइड, जिस ज़माने में नेपोलियन मिस्र भी आया और रशिया के अंदर भी गया, वो सारा मिलाकर। फिर अल्जेरियन फ्रांस कॉन्क्वेस्ट ऑफ अल्जेरिया लेड टू अबाउट 1 मिलियन डेथ्स। इंडिया में जो कुछ होता रहा उन सबको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, हर जगह क़िताल होता रहा, ये नहीं है कि किसी एक ख़ास खित्ते में ज़्यादा हुआ, इंडिया के अंदर हुआ। मगर वर्ल्ड वॉर 1 ये रीसेंट हिस्ट्री पे आ जाए तो ये तकरीबन 40 मिलियन एस्टिमेशन है कि पीपल डाइड। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में 80 मिलियन डाइड। उसके बाद कोरियन वॉर, उसके बाद मैं यूनाइटेड नेशंस पर आ जाऊँ, फिर उसके बाद का इर्तिका आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुआ ये कि यूरोप के अंदर ये जब सब कुछ होता रहा तो नेशंस इकट्ठा हुई और एक वेस्टफेलियन ट्रीटी, 2 वेस्टफेलियन ट्रीटी साइन हुई और वो अच्छी थी। वहाँ से नेशन स्टेट भी का कॉन्सेप्ट भी उभरा। पहले नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था, नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट उभरा और वेस्टफेलियन ट्रीटीज़ ने ये तय किया कि हथियार जो है वो सिर्फ नेशन के पास रहेगा, जो गवर्नमेंट है उस मुल्क की, हथियार का इस्तेमाल उसको हक मिलता है हथियार का इस्तेमाल करने का। कुछ बॉर्डर्स हैं और उन बॉर्डर्स को भी डिफ़ाइन किया और उन बॉर्डर्स के अंदर दूसरी कौम को हथियार या जंग करने की इजाज़त नहीं होगी। तो दिस वाज रीजनेबली गुड प्रोग्रेस एंड इट वाज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द वॉर्स विच वर हैपनिंग इन यूरोप। अच्छा, इसके बावजूद जंगें होती रहीं क्योंकि ट्रीटीज़ होती थी, फिर वेस्टेड इंटरेस्ट उसको ओवरशाइन कर जाते थे और लिहाजा फिर एक इर्तिकाई कैफियत और आई जिसके अंदर बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, जिसके अंदर मैं टॉल्स्टॉय का नाम लूँगा क्योंकि यंग टॉल्स्टॉय 1851 के अंदर एक जंग के अंदर गया रूस की तरफ से और ही वॉज शॉक्ड। ही वॉज अ थिंकर, ही वॉज अ राइटर, बड़ा मशहूर है, अन्ना करेनिना भी उसकी किताब है। वो बड़ा शॉक हुआ कि लोग मर रहे हैं, बदबू है खून की, लाशें हैं, हथियार पड़े हुए हैं और हाथ पड़े हुए हैं, टांगें पड़ी हुई हैं, सर अलग कटे हुए हैं। फिर जनाब अचानक एक झंडा, सीज़ फायर का सफ़ेद रंग का झंडा, सिर्फ इसलिए कि निकल आओ इस वक्त अमन है, सबको दफन कर लो। और दफन करने के बाद बड़ी कर्टिसी के साथ सब दफन हुए, कम्युनिकेट भी कर लिया इधर उधर, फिर वापस वही कैफियत के मारना पीटना फिर शुरू कर दिया। तो ही वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज। तो टॉल्स्टॉय ने और बहुत सारे और लोगों ने उसके बाद नो वॉर का कॉन्सेप्ट शुरू किया। उसने कहा कोई जंग, जैसे आपने डॉक्टर साहब आपने अभी ये बात कही कि कोई वॉर ऐसी नहीं है जिसने खराबियाँ पैदा ना किया हो, जिसने जुल्म, बहाना कुछ भी हो। देखिए, जंग की शुरुआत का आर्गूमेंट एक बड़ा जज्बाती सा होता है? अच्छा, वो जज्बात नेशन के ऊपर, कबीले के ऊपर या मज़हब के ऊपर एक्सप्लॉइट किया जाता है। यानी ये एक्सप्लॉइटेशन जो है नया नहीं है। अगर आप ये समझें कि आजकल का सोशल मीडिया इसको एक्सप्लॉइट करता है, ये इंसान के जज्बात को एक्सप्लॉइट हमेशा किया गया जंग के लिए, नफ़रत बढ़ाने के लिए। नफ़रत बढ़ाए बग़ैर जंग नहीं हो सकती, फोबियाज़ क्रिएट किए बग़ैर जंग नहीं हो सकती। फोबियाज़ ये कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, एग्जैजरेशन के बग़ैर जंग नहीं हो सकती, चाहे वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो या थ्रू आउट हिस्ट्री आप देख लिए, चाहे गल्फ ऑफ टॉन्किन का इंसिडेंट हो, एनीथिंग, है ना। देर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स ऑफ फोबियाज विच वर क्रिएटेड। अच्छा, मगर एक एंकर था, एक एंकर इंसान की तारीख में हमेशा था। अच्छा, उस एंकर के साथ भी एक गड़बड़ हो गया। एंकर था कि जब इंसान को कहीं से ह्यूमैनिटेरियनिज्म की कैफियत तो बाद में पैदा हुई कि बग़ैर मज़हब के भी इंसानी मोहब्बत को एक मज़हब समझ लिया जाए, मगर उससे पहले मज़हब एक एंकर था जिसमें जुल्म और तशद्दुद के ख़िलाफ़ हर मज़हब ने, यानी बाज़ तो बड़े एक्सट्रीम्स पर गए, बुद्धिस्ट, यदि कुछ नहीं, इंसान क्या कीड़ा भी नहीं मारना। हज़रत ईसा, जिनका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस यूरोपियन क्रिश्चियनिटी पर रहा है और सारी क्रिश्चियनिटी पर रहा, मुसलमानों पर भी रहा, वो उनका वो एंकर जो था बाइबल का, वो ये था कि अगर कोई झगड़ा करे तो उससे विड्रॉ करो, अगर कोई थप्पड़ मारे तो ऑफर दी अदर चीक, ठीक है ना। तो वो भी था वहाँ पर, वो एंकर था यूरोप के अंदर। मगर जब ये जंग व जदल हुआ तो इसके अंदर, क्योंकि चर्च एज अ स्टेट यूरोप के अंदर मौजूद था, तो वहाँ भी एक रिजेंटमेंट था। मार्टिन लूथर
उठा, उसने ट्रीटाइजेस लिखी बड़ी रिफॉर्मेशन ऑफ द चर्च के हवाले से। और मार्टिन लूथर आज की हिस्ट्री के एतबार से भी देख लिए कि एक तासुब यहूदियों के ख़िलाफ़ चल रहा था। उसने बहुत सारी ट्रीटाइजेस लिखी जिसके अंदर 22 उसने लिखी अगेंस्ट द जूज़। और जूस का एक्चुअली नहीं, मैं सिर्फ पानी वो टिशू चाह रहा था, थैंक यू। जूस के एक रिजेंटमेंट था यूरोप के अंदर जूस के साथ जो बहुत पुराना था। मुसलमानों का रिजेंटमेंट जूस के साथ कोई नहीं था, बल्कि अगर आप अंदलुस और एनातोलिया की दोनों की स्पेन की और तुर्की की उस्मानी सल्तनत की तारीख़ देखें तो सबसे बड़ा यहूदी शहर एक ज़माने में बुसरा था जो तुर्की के अंदर था, कि सारे यहूदी वहाँ पनाह लेते थे। फिर स्पेन के अंदर भी यहूदी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर थे, और मेमोनाइस जो एक फ़लसफ़ी भी था, यहूदी फ़लसफ़ी भी था, ही वॉज अ फिजिशियन, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी फिजिशियन बना। तो यूरोप के अंदर एक अंडर करंट, एक तासुब का ये चल रहा था, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली एक उसको इस्तेमाल करके उस तासुब को हॉलोकास्ट भी हुआ। मगर मैं आपसे जो जिक्र कर रहा था वो ये कि क्रिश्चियन चर्च वाज अ स्टेट बाय इटसेल्फ इन यूरोप। अच्छा, और उस स्टेट वो टैक्स भी करता था और वॉर्स को स्पॉन्सर भी करता था। क्रूसेड्स के हवाले से भी चर्च का रोल जाहिर है। क्रूसेड्स अकेली नहीं हुई, मुसलमान भी अब यरूशलेम के हवाले से जो जंग थी उसमें यरूशलेम को आज़ाद करने के हवाले से, और बट स्टिल देर आर गुड इंसिडेंट्स इवन ऑफ दोज वॉर्स कि औरतों और बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाए। और फिर रिचर्ड द लायन हार्टेड, उसकी भी तारीफ़ थी कि वो भी मुनसिफाना काम करता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी तारीफ़ थी कि वो मुनसिफाना काम करते थे। ये जो तारीख़, दो तारीख़ें हैं, ये फिर आगे जाकर मिलती हैं कि ह्यूमेन वॉर कैसे की जाए। मगर मैं टॉल्स्टॉय पर भी आऊँगा वापस। टॉल्स्टॉय और ज़माने में एक नो वॉर मूवमेंट चला। उन्होंने कहा कि जी वॉर होनी नहीं चाहिए, रादर देन ह्यूमनाइजिंग वॉर थ्रू लॉज कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस के लिए इंटरवल मिले, उसको इजाज़त मिले, थ्रू लॉज कि कोई जिनीवा कन्वेंशन जो बाद में इर्तिकाई कैफियत के एतबार से आया कि वॉर को ह्यूमनाइज किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही आर्गूमेंट है, किसी ने ये भी कहा कि जैसे जहन्नुम को ठंडा करने की नीयत की जाए। ये बिल्कुल ऐसी आर्गूमेंट है कि स्लेव्स को अगर राइट दिए जाएँ तो अल्टीमेटली स्लेवरी एबॉलिश हो जाती है। तो इसके ख़िलाफ़ टॉल्स्टॉय एंड एनी, क्या नाम, एक नाम मैंने लिखा हुआ था, एक ऑस्ट्रियन, बर्था वॉन सिटनर। बर्था वॉन सिटनर ऑल्सो रोज अप टू द इशू ऑफ नो वॉर रादर देन ह्यूमनाइजिंग वॉर। और उन्होंने, इन लोगों ने ये काम किया कि अगर तुम ह्यूमनाइज करोगे वॉर तो वॉर एक अंडर रिटन कैफियत रहेगी, ये वॉर तो होगी, सिर्फ ह्यूमनाइज कर लो इसको, कम सिविलियन डेथ्स हो, कम बच्चे मारे जाएं, सिविलियन डेथ्स को अवॉइड किया जाए, या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना इस्तेमाल हों जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए। और फिर इंसान को ख्याल आया कि तो बहुत ही ख़तरनाक है, इनसे तो इनोसेंट सिटीजन्स डाई। तो ये, बल्कि ये यहाँ तक चली बात कि जब ड्यूनांट को, जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस का बनाने वाला था, जब उसको नोबेल प्राइज़ मिलने लगा तो बाकायदा यूरोप के अंदर एक मूवमेंट चला कि नहीं जी, ये तो ह्यूमनाइजिंग वॉर की बात है। तो उसके साथ साथ किसी एक पैसिफिस्ट को भी फिर एक नोबेल प्राइज़ दिया गया जस्ट टू बैलेंस दैट थॉट। अच्छा, ये जब वॉर्स हो रही थी तो साथ साथ बड़ा, यानी आउटसाइड ऑफ यूरोप भी बड़ा जुल्म था। यानी बेल्जियम का किंग लियोपोल्ड III था, जिसके मुतालिक ये है कि 10 मिलियन पीपल डाइड इन कॉन्गो एंड अफ्रीका इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग हिज रेन। कि पूरी आबादियों को ख़त्म कर दिया जाता था। बाहर सूरत इर्तिका क्या हो रहा था यूरोप के अंदर। तो जब यूरोप के अंदर रिलीजियस वॉर्स भी हुई तो यूरोप केम टू अ सेकुलैरिटी। यूरोप ने ये कहा कि यार ये मज़हब को निकालो रियासत से। अच्छा, तो भरोसा किस बात पर किया कि ह्यूमैनिटेरियन एंकर होगा, इंसान को अपना एंकर, के हमदर्दी के क़िताल हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, इस हमदर्दी की बुनियाद पर यह मामला चले। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये चलता रहा पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के बाद। फिर जिनीवा ये यूनाइटेड नेशंस बनी और इसका इजलास हुआ सैन फ्रांसिस्को में। उसके अंदर इत्तेफाक से सारा कुछ अच्छा बना,
मगर एक जगह पर वेस्टेड इंटरेस्ट को मौका दिया गया, और वो ये था, मोनरो डॉक्ट्रिन भी चल रही थी, और वो ये था कि जिसके अंदर ये कहा गया कि मेरे मुल्क का सुपर पावर्स को ये राइट मिल गया कि मेरे मुल्क का डिफेंस अगर मैं करना चाहूँ तो किसी और मुल्क में जाकर भी कर सकता हूँ। अच्छा, दैट इज़ अ लाइसेंस विच इज़ कंटिन्यूस, कि मेरे मुल्क का दो बाशिंदे हैं किसी मुल्क में, आई नीड टू प्रिजर्व देयर लाइव्स। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एग्जैजरेटिंग, मगर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, मेरे मुल्क की ऑयल सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा आई नीड टू सिक्योर द ऑयल सप्लाईज। सी लेन्स के अंदर गड़बड़ हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड गड़बड़ हो सकती है, तो आई नीड टू सिक्योर द सी लेन्स बिकॉज इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ माई कंट्री। तो वो एक जो मौका मिला, लूप होल मिला, वो गलत इस्तेमाल हुआ। अगर लूप होल नहीं भी था तो कौमों ने लूप होल्स बनाए। इसके अंदर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक तो जॉर्ज बुश ने 2001 तक कंडेम किया इंटरनेशनल असैसिनेशंस, नहीं हो सकते। इसराइल असैसिनेशंस कर रहा था, कंडेम हुआ, उसके बाद सभी शुरू हो गए हैं, तो रूल्स मौजूद थे। फिर ये भी रूल्स जेनीवा कन्वेंशन के मौजूद थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अच्छा, एक और कैफियत ये हुई जो आपकी सोच के लिए बड़ी अहम है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों की सोच के लिए बड़ी अहम है, कि हमेशा एक आर्गूमेंट इस्तेमाल हुआ कि ये जो लॉज हैं ये रिलीजियस लॉज हैं। मिसाल के तौर पर जो हमदर्दी की कैफियत है वो पढ़े लिखे नहीं, वो क्रिश्चियन सोसाइटी के लिए है, सैवेजेस के लिए वो लॉज नहीं चलेंगे। These words have been used by very important people in democracies. थॉमस जेफरसन की अगर आप अखबाल पढ़ लें तो उसके अंदर भी यही है, सैवेजेस के लिए नहीं। ये रेड इंडियंस आर सैवेजेस, इनके साथ कोई ये पैक्ट पर नहीं खड़े होते, इनके साथ क्या पैक्ट करना। तो सैवेजेस के लिए जो आज तक कहीं कहीं इस्तेमाल हो रही है बात, ये तो सैवेजेस हैं, इनको समझाना, इनको रिफॉर्म करना इज इम्पॉसिबल, दे हैव टू बी किल्ड। So this is the way somewhere कि you dehumanize people। जब इंसानी जान की कीमत आप एक जगह यहाँ ले जाएं ज़मीन पर और एक जगह आप उठा लें तो फिर इंसाफ नहीं होगा। और आप ये देख रहे हैं दुनिया के अंदर इंसानी जान की कीमत बिल्कुल मुख्तलिफ है। पैन एम का जो क्रैश हुआ, जो जिसकी जिम्मेदारी लीबिया ने कबूल की, उसमें इंसानी जान की कीमत $3 मिलियन पर जो जुर्माना लीबिया ने दिया, $3 मिलियन का दिया, बाकी कहीं कोई कैफियत ही नहीं है। फिर तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जिनीवा का ये, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये लूपहोल दिया गया जिसके ऊपर अब आप सब बेचैन हैं और हम भी बेचैन हैं। मगर अगर यूनाइटेड नेशंस के इर्तिका की बात आती है तो नए वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं। फिर वो वेस्टेड इंटरेस्ट जिस पर मुझे कोई भरोसा नहीं वो आ जाता है। फिर इंडिया आ जाता है कि जी नहीं, मुझे भी वीटो का हक मिलना चाहिए, मुझे भी सीट मिलनी चाहिए। तो ये जो एवोल्यूशन है, अगर यूनाइटेड नेशंस का एज अ पीस कीपिंग बॉडी अगर ये एवोल्यूशन है तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ ही शायद इवॉल्व होगा। मुझे अब यकीन नहीं है इस बात का। मुझे इंसानी सोच पर भी अब बड़ा ताज्जुब होने लगा है कि मैं समझता था कि अगर आप विजुअल्स देखेंगे, इमेजरी देखेंगे कत्ल होने की लोगों की, तो आप यू विल बी शॉक्ड। पिछले दिनों 2 साल पहले मैं तकरीर कर रहा था तो मुझे वो सीरियन बच्चा जो मेडिटेरेनियन में डूब गया था उसके हवाले से दुनिया को बड़ा शौक हुआ और मैं समझता था इस चीज़ का कोई असर होगा। तो एक अजीब कैफियत है दुनिया की, ये इंटरलिंक्ड है। ये जो इमिग्रेशन प्रेशर है यूरोप के ऊपर और डेवलप कंट्रीज़ की तरफ, ये भी इससे लिंक्ड है। जब दुनिया तबाह होगी सारे में, फार ईस्ट में और अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में और साउथ अमेरिका में, मिसाल के तौर पर वेस्टेड इंटरेस्ट की वॉर हर जगह चल रही हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द आर्गुमेंट फॉर दीज वॉर्स। व्हाट वाज द आर्गुमेंट टू divide Vietnam along the 113th parallel? What is the argument to divide Korea, for example? वियतनाम ने तो खुद जंग लड़कर इसको ओवरकम कर लिया। किसी ने किसी को पूछा? Only 2 people stood up, which included Bertrand Russell and Jean Paul Sartre, कि उन्होंने कहा जी वॉर क्राइम्स ट्रायल्स होंगे। Who cares? तो लिहाजा ये जो कैफियत है, या तो आप इंसान के दिमाग को, रहमदिली को अपील करें, मगर कैसे अपील करेंगे? ह्यूमैनिटेरियनिज्म बाय इटसेल्फ हैज़ नॉट फाउंड एनफ ग्राउंड, एनफ स्ट्रेंथ टू पुश दैट।
तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जंग फिर जब यूनाइटेड नेशंस बन गई तो उसके बाद की जंगों को भी अगर आप देखें तो वो भी सेंसलेस अंदाज से शुरू हुई, एक हेजिमनी के एतबार से शुरू हुई। देयर इज़ नो वॉर जिसको मैं और आप जंग ख़त्म होने के बाद कहें कि दिस वाज द राइट वॉर। कोई है तो कोई आदमी यहाँ हाथ उठाकर कह दे कि नहीं ये जंग बिल्कुल सच्ची थी। ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ अस अग्री एट सम पॉइंट कि भाई दहशतगर्दी के दहशतगर्दों की जंग जो सिविलियंस को ऐसे मारते हैं, दैट इज़ द राइट वॉर। मैं इससे भी अग्री करता हूँ, है? मगर मेरा प्राइमरी किस्सा फिर यही चलता है कि रिफॉर्म करोगे, ये सब सैवेजेस है, इनको सबको चुन चुन कर मारना है। यानी अगर गज़ा के अंदर जाना है तो हमास को पहले डिस्ट्रॉय करो, बीच में कोलैटरल डैमेज जितना भी हो। एक ये वर्ड कोलैटरल डैमेज का है, कोई हिरोशिमा एंड नागासाकी वर कोलैटरल डैमेज। द आर्गूमेंट इज देयर, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि उसकी वजह से बहुत सारी जानें बच गई। फिर दूसरे बम की क्या ज़रूरत थी भाई? ओनली वन कुड हैव बीन एनफ। So you see, the human history is full of pain, and it is full of pain even for me today. And मतलब in the last 2-3 years, पिछली मतलब मैंने यहीं किसी फोरम पे गुफ्तगू की तो मुझे किसी ने कहा कि स्टीवन पिंकर की किताब पढ़ो, बेटर एंजल्स ऑफ आवर फ्यूचर। उसने ये हिसाब लगाया, एंड विच इज़ ट्रू। वो किताब पढ़कर भी मुझे एहसास हुआ कि डेथ्स इन नंबर्स एंड प्रोपोर्शंस आर रिड्यूसिंग। से जो 20वीं सदी में थी, 19वीं सदी में थी और 20वीं सदी में थी, वो पिछले 50, 60, 70 साल में कम भी हुई हैं। तो देयर इज़ अ गुड एफिकेसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। कुछ फ़र्क पड़ा है, मगर नॉट इनफ कि मेरा और आपका दर्द जो है वो हैंडल हो जाए। अच्छा जी, मैं ये जो गुफ्तगू आपसे कर रहा था, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें गिना दी और दूसरी जंग अजीम के बाद की भी सारी चीज़ें आपको गिना दी कि फ़ारिस की जंगें हुई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, आपने नेपाल के ज़रिए भी ग्रीनरी ख़त्म कर दी वहाँ पर। फिर जनाब साउथ अमेरिका में जो जंगें हो रही हैं जिसका सर पैर मेरी और आपकी समझ में नहीं आता कि क्यों हो रही हैं। कई मरतबा हम न्यूक्लियर डेवस्टेशन से एक्सीडेंटली बच गए हैं, न्यूक्लियर एक्सीडेंट से एक्सीडेंटली बच गए हैं। कोई 10, 12, 15 इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं। तो लिहाजा दुनिया को अगर होश नहीं आ रहा, इस वक्त यूनाइटेड नेशंस का भी आप कैफियत देखें कि वेस्टेड इंटरेस्ट वीटो वॉर्स, सेसेशन ऑफ वॉर्स और अलाउ वॉर्स टू हैपन। हमने तमाशा देखा, मगर यूनाइटेड नेशंस का एक और फ़ायदा हुआ क्योंकि एक जान कहीं भी जाए। ये मेरा कुरान है जो ये कहता है कि अगर एक इंसान मारा जाए तो सारी इंसानियत मारी गई। इसमें मज़हब नहीं, मुसलमान का जिक्र नहीं है, ना ईसाई का है, ना किसी का। एक इंसान मारा जाए तो सारी इंसानियत मारी गई का क़िताल हुआ, और अगर एक इंसान बचा लिया तो सारी इंसानियत बचा ली। और मैं ये समझता हूँ कि जो मॉरल एंकर निकल गया, यानी आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ पुशिंग अ रिलीजियस फर्वर इनटू एनी डिस्कशन, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो मसीहियत का भी मॉरल एंकर था, उसके अंदर भी इंसानी जान की एक कीमत थी। मगर यूरोप अपने इर्तिका की वजह से, अपने रेनेसांस के दौरान जो जंगें चर्च के साथ हुई, तो उसने एक सेकुलैरिटी इस्टेब्लिश कर ली। और मैंने ये देखा कि उसका मुतबादिल ह्यूमैनिटेरियन एंकर इतना वाज़ेह नहीं हुआ कि वो इंटरनेशनल डिसीजंस पर असर कर सके। अब मैं आपसे कहता हूँ, आज हमें ज़रूरत का एहसास मज़ीद बढ़ गया। हमेशा ज़रूरत का एहसास रहा, आज कोई अनोखी बात नहीं है। गाज़ा के एतबार से चैलेंज हुआ, फोबियास के एतबार से चैलेंज हुआ, सोशल मीडिया के एतबार से चैलेंज हुआ, नैरेटिव के एतबार से चैलेंज हुआ। पहले हम बड़ी आसानी से वेस्टर्न नैरेटिव समझ लिया करते थे और पढ़ लिया करते थे और आसानी से समझ में आ जाता था कि ये नैरेटिव है, इसी पर चलते रहो। फिर हमें एहसास हुआ कि नहीं, गलती हुई है वेस्टर्न मीडिया में भी। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इज़ वन एग्जाम्पल, जो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। नुकसानदेह क़िताल, सत्यानाश हो गया कौमों का। अफ़गानिस्तान में क्यों जंगें होती रहीं, मुझे और आपको नहीं मालूम। अल्टीमेटली वहाँ दहशतगर्द आ गए। आजकल पाकिस्तान भी परेशान है, जंगें होती रही ना। कभी ये कहा गया कि रूस का आना तो बड़ा ही ख़तरनाक है भाई, फिर ये हुआ कि अमेरिका का रहना भी बड़ा ख़तरनाक है, वहाँ जंगें शुरू हो गई। वी क्रिएटेड दहशतगर्दी देयर। तो आई डोंट थिंक कि वॉर जो है वो, मिसाल के तौर पर इस वक्त जो गाज़ा में हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं जो बाकी फ़लस्तीनी पॉपुलेशन है वो कहेगी भाई गिव अप
any struggle for Palestine? Today, we have understood that force is mighty. Give up all these struggles and come to peace. एक ये सिनारियो है और ये सिनारियो है कि द स्ट्रगल विल कंटिन्यू. मैं मिसाल देता हूँ इंसानी फितरत की कि यहूदियों का स्ट्रगल सेंचुरी से कंटिन्यू हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 6 मिलियन वर किल्ड. हाउ शेमफुल फॉर ह्यूमैनिटी कि जानबूझकर जनाब उनको गैस चैम्बर्स में डालकर उनको मारा गया. हाउ शेमफुल. बट उनके रिजॉल्व का, चाहे मिसप्लेस रिजॉल्व हो, है? उसमें कोई कसर आई? Why can't this be an important lesson for humanity? Why you can't do this? It will be a vicious cycle which will continue. अच्छा, जब अगर आप इस अग्रीमेंट पर आ जाएं तो किसी के साथ भी बहस कर लें. मैं समझता हूँ दिस फोरम इज़ वेरी गुड कि यहाँ पर कम से कम डिबेट हो, ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू आर प्रेजेंटेड. एंड मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैंने एक डिप्लोमेट से पिछले दिनों पूछा कि तुम्हारे मुल्क ने क्यों सीज़ फायर के ख़िलाफ़ वोट दिया. तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही. उन्होंने कहा कि जी ये हुआ कि हमारे मुल्क ने ये सोचा कि इसराइल हमारा दोस्त है, जब से इसराइल बना है हमारी दोस्ती है, तो हमने उस प्रिंसिपल को अहमियत दी, लिहाजा हमने सीज़ फायर के ख़िलाफ़ वोट किया. तो मैंने कहा चलो तुमने एक उसूल तो ले डाउन किया ना, मगर मैं तुमको मिसाल देता हूँ कि अगर मेरा बच्चा कोई गलत काम करे, खुदा ना खास्ता किसी को कत्ल कर दे और मज़ीद कत्ल करने का इम्कान हो, तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि क्योंकि वो मेरा बच्चा है या मेरा दोस्त है तो मैं उसको कहूँ कि ठीक है बच्चा, मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, है, जिनको मारना है जल्दी से कुछ मार लो. या मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मेरा दोस्त है तो मैं उसको रहनुमाई करूँ कि नहीं बेटा ऐसा ना करो. तो ये आर्गूमेंट मेरी समझ में नहीं आता. आप जिस बैकग्राउंड से ले आएँ, आप इस बैकग्राउंड से भी ले आएँ कि जी हमास ने हमला किया, मासूम जाने इसराइल में गई, तो मैं तो मासूम जानों के कत्ल के ख़िलाफ़ वैसे ही हूँ. मेरा प्लेटफॉर्म ही यही है कि मासूम मगर उस इशू को रिजॉल्व करो. कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए, ये तय कर लिया इसराइल ने कि जी हमने नहीं इन पर अमल करना, 2 स्टेट सोल्यूशन हमने नहीं करना. तो लिहाजा मैं अब आपके नए चैलेंजेस क्या हैं. एक तो ये चैलेंज यहाँ तक आ गया. नए चैलेंजेस ये हैं कि मैं काफ़ी अरसे से इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ. द फर्स्ट टाइम आई वॉज अलार्म्ड बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ AI being a major threat to humankind was after I read Noval Hariri, after I read Stephen Hawking, after I read Eric Bostrom जिसने सुपर इंटेलिजेंस लिखा. वो 6-7 साल हो गए. दुनिया को तो अभी होश आना शुरू हुआ. मैं परेशान जब से था कि दिस इज़ अ मेजर थ्रेट एंड इट इज़ गुड कि सम नेशंस हैव गॉटन टुगेदर कि AI को कुछ मैनेज कर लिया जाए. मगर AI ऐसी चीज़ है, पहले तो ये था कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को मैनेज किया जाए. अच्छा, वो इतना आसान नहीं था कि प्राइवेट हैंड्स में आसानी से आ जाए. ये AI जो है ये प्राइवेट हैंड्स में कैन कम लाइक दिस. And if some of you are interested in looking at the potential of AI and how to manage them and how difficult it is, so read Eric Bostrom's Super Intelligence. It is so difficult. But governments have come together, which is good to start thinking of it. What I am saying is the possibility of nuclear bombs being manufactured privately was far, far remote compared to the AI bomb being released privately. इतना आप समझ लें कि इससे बेइंतहा ख़तरा है और इसके मुतालिक कुछ ना कुछ करना है. तो देयर इज़ द नीड. फिर एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ी नीड है कि एनवायरनमेंट के एतबार से ह्यूमन कोऑपरेशन की ज़रूरत है. डेथ एंड डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है. एंड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑन व्हाट ग्राउंड्स? ऑन रियल एस्टेट, ऑन प्रॉपर्टी. यानी अगर ग्लोबल ऑर्डर का पुश जमहूरियत था तो वो भी मुझे नज़र नहीं आता. अगर ग्लोबल ऑर्डर का पुश फ्री ट्रेड था तो वो भी जब तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो था, जब तक उसकी मर्जी के, उसकी आसानियाँ और उसका पलड़ा भारी था, तो वो न्यू फ्री ट्रेड थी. अब वो फ्री ट्रेड को भी वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ कंट्रोल किया जा रहा है. फिर मुख्तलिफ अलायंसेस बन रहे हैं लाइक अ कैलिडोस्कोप. वो जो खिलौना होता था हम देखते थे ना, एवरी डे यू टर्न तो डिफरेंट अलायंस बना हुआ होता था. वही इंडिया जो इस पैलेस्टीनियंस के राइट्स पर बड़ी बात करता था, उसने छोड़ा, उसने डंप किया. उसने कहा यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चा कहीं और चल, कहीं और जाकर बैठ गया है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. तो मैं आपसे कहता हूँ कि एक तो एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है.
यानी जिसके ऊपर एनवायरनमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत बड़ा चैलेंज है। थॉमस पिकेटी की कैपिटल और दूसरी किताबें अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एलीट के पास सारी वेल्थ, बिलियनर्स के पास आती जा रही। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, मगर 10 या 50 बिलियनर्स और 99% ऑफ द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। I don't know how it is fair. It is for you to determine and you to think how much profit, not percentage of profit on every good, but how much wealth accumulation is fair. मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम के अंदर वेल्थ एक्यूमुलेशन वॉज एनाथीमा। वेल्थ एक्यूमुलेशन के मुतालिक ये था कि ये मिल्कियत तुम्हारी नहीं, ये खुदा की है, हर चीज़ खुदा की है और इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। यकीनन हर मज़हब के अंदर और हर स्टेट के अंदर जब आदमी मरता है तो उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल इज़ फाइन, एक्यूमुलेटेड कैपिटल इन रियल एस्टेट वगैरह, ये दिस इज़ ईवल। तो लिहाजा वेल्थ एक्यूमुलेशन इज़ अनदर चैलेंज विच इज़ हैपनिंग। द डेप्रिवेशन ऑफ पुअर, यार जो वॉर्स पर खर्च हुआ है, यहाँ कौन आदमी है वो ये नहीं कहेगा कि अगर इनमें से आधा भी खर्चा हो जाता। आपको मालूम है इराक ईरान की जो जंग हुई थी, पुश्ड बाय अदर पीपल। देखो जंग करने वाले मुल्क तो जिम्मेदार हैं। मैं जब कहूँ कि जी पुश्ड बाय अदर पीपल, एक उसने किताब लिखी कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया जब इराक सद्दाम के पास बात गई, सद्दाम ने बाउंस की विद सम एम्बेसडर्स, तो उन्होंने कहा जी डोंट वरी, तुम करो जो करना है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ये उसने लिखी किताब रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने, उसने कहा जी उसको शय दे दी गई थी, फिर वो लड़ लिए, वो भी उनकी भी जुल्म था कि वो लड़ लिए और जो हुआ। मगर ईरान इराक वॉर का जो एस्टिमेशन था, जो आपस में लड़ रहे थे, वो $700 बिलियन का नुकसान हुआ, 10 लाख के करीब लोग मरे। ये मुसलमानों ने आपस में भी जंगें की, तो मुसलमान भी बिरफ्त नहीं है अगर वो कानून से और इन चीज़ों से हटता है, तो ही इज़ नॉट ब्लेमलेस ईदर। मगर ये कि उसके साथ जो बाद में जो कुछ हुआ वो और भी ज़्यादा हुआ। तो लिहाजा मैं आपसे कह रहा हूँ, एक चैलेंज एनवायरनमेंट का आया। आई वुड लाइक टू एंड सून इनफ क्विकली। एक चैलेंज, मेरा ये स्टॉप वॉच रुक जाती है तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा जी, एक चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपसे कहा। तीसरा चैलेंज नैरेटिव का है। नैरेटिव टुडे दुनिया परेशान है। पिछले दिनों में जमहूरी ममालिक के मुतालिक पढ़ रहा था कि साउथ कोरिया ने भी कहा कि जी नैरेटिव के ऊपर सोशल मीडिया को मैनेज कर लिया जाए। दुनिया परेशान है। साइंटिफिक अमेरिकन रोट एन आर्टिकल अबाउट 3 years ago। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल जो है 14 से 18 साल का बच्चा है। वहाँ से उसको हमने स्ट्रेंथन करना पड़ेगा टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉट राइट एंड रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग तो बड़े वर्ड्स हैं ना, बट टू डिफ्रेंशिएट रियलिटी, कि हकीकत क्या है और गुमराही क्या है, यानी झूठ क्या है। तो ये वो टूल्स हैं जो बच्चों को अभी से देने चाहिए। तीसरा, मेंटल हेल्थ दुनिया के अंदर क्राइसिस बन गया। यानी जब आप ह्यूमन लाइफ को नीचे ले जाएंगे तो इस बात का इम्कान है कि कोई आदमी मेंटल क्राइसिस में अपनी असॉल्ट राइफल अमेरिका में या किसी यानी पढ़ा लिखा तरक्की याफ्ता मुल्क उसके अंदर लेकर वो धनाधन लोगों को मारेगा, और बिकॉज ही वॉज अंडर मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज यू हैव रिड्यूस। मेरे एक दोस्त बड़े मज़े की बात करते थे कि जो आदमी लंगड़ाता है ना, वो आपके सामने सिर्फ नहीं लंगड़ाएगा, वो अपने घर में भी लंगड़ाएगा। तो व्हाट वी आर डेवेस्टेटिंग ह्यूमन थॉट एक्चुअली। ये जो जुल्म, अच्छा जुल्म अगर कम हो गया अकॉर्डिंग टू स्टीवन पिंकर, ये क़िताल कम हो गया, उसके बावजूद इसका स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन तो बहुत बढ़ गया है। उस स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन के सोसाइटीज़ आर थ्रेटन्ड। तो मैंने नैरेटिव 3 आपको ज़रूरियात बताई, एक एनवायरनमेंट, एक एआई और एक नैरेटिव जिसकी बुनियाद पर दुनिया को इकट्ठा होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देयर इज़ अ डिससेटिस्फाइड अनहैप्पी ह्यूमैनिटी। हैप्पीनेस इज़ समथिंग जिसका हर जगह जिक्र है, हर मज़हब के अंदर भी जिक्र है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हैप्पीनेस का जिक्र है कि यही इंसान का मकसूद है। तो डिससेटिस्फाइड ह्यूमैनिटी है। और लोग तो ये कह रहे हैं कि जो डीएनए है जो स्लोली इवॉल्व करती थी, जो इंटेलिजेंस कार्बन बेस्ड इंटेलिजेंस, उसके मुकाबले में सिलिकॉन बेस्ड इंटेलिजेंस जो है, अगर ये लिंक अप हो गई और सुपर इंटेलिजेंस में ट्रांसफॉर्म हो गई तो दिस इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव, वेरी डेंजरस। क्योंकि वो किसी ने बड़ा मिसाल दी अच्छी कि इस वक्त ह्यूमन इंटेलिजेंस का हाल ये है कि सुपर इंटेलिजेंस अगर हो जाए
लोग कहते हैं कि बाय 2047 तो ज़रूर आ जाएगी, तो फिर ये होगा कि एक मक्खी जैसी इंटेलिजेंस इंसान की, क्योंकि बिलियन टाइम्स सुपीरियर होगी, डेटा कलेक्शन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉबेबली गुड डिसीजन मेकिंग। तो आइंस्टाइन और एक मक्खी का मुकाबला है, और आप ये समझते हैं और सोचते हैं कि आइंस्टाइन जो है वो मक्खी की एथिक्स को अडॉप्ट करेगा। दैट वोंट हैपन, दैट कांट हैपन। तो बहुत बड़ा डेंजर है, 15-20 साल हैं इस डेंजर को, और ह्यूमैनिटेरियनिज्म की बुनियाद पर अगर ये हैंडल हो सकता है तो हो सकता है। मैं मुसलमानों के लिए ये समझता हूँ कि जो एथिक्स और मोरालिटी इंसानी जान की कुरान के अंदर है, दैट इज़ वेयर योर एंकर इज़। मेरी जमहूरियत एंकर्ड है इन दैट एथिक्स एंड मोरालिटी। और ये सेकुलरिटी, आई एम नॉट प्लीडिंग फॉर एनी थियोक्रेटिक स्टेट और एनीथिंग एल्स, बट आई वांट टू यूज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ बेटर थिंकिंग कि इंसान जो है वो अपनी फ़िक्र करे। और आखिर में मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ, आई एम सॉरी टू हैव टेकन सो लॉन्ग। आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि इस सोच के हवाले से मैं पहले भी शायद कह चुका हूँ, तो रेपिटेशन की माजरत चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि रूमी ने बहुत खूब कहा, और रूमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग पोइट्स इन द US टुडे। रूमी ने ये कहा कि सबसे पहले वो मोहब्बत के ऊपर बड़ा भरोसा है, और उसने इस्लाम से एक मोहब्बत का जो एंगल अपनाया, बड़े लोगों को मुतासर भी किया, अल्लामा इकबाल को मुतासर किया, बड़े थिंकर्स को मुतासर किया। उसने कहा पहले तो अपने आप से मोहब्बत करो, अपना दिल चीर कर देखो कि कितनी मोहब्बत है, कितनी नफ़रत है, अपने आप से मोहब्बत करो। फिर अपने ख़ानदान से मोहब्बत करो, इमीडिएट फैमिली से मोहब्बत करो, फिर अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो, उसके बाद अपनी कौम से मोहब्बत करो। चौथा लेवल है अपनी कौम से मोहब्बत करो, मगर इस बुनियाद पर नहीं कि दूसरों से नफ़रत करो, अपनी कौम से मोहब्बत करो, चौथा लेवल। पाँचवा लेवल सारी इंसानियत से मोहब्बत करो। छठा लेवल, क्योंकि वो मुसलमान और मैं और आप मुसलमान, तो छठा लेवल उसने बड़ा अच्छा बयान किया। उसने कहा फिर अपने नबी से मोहब्बत करो जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ने कायनात बनाई। और फिर सातवां लेवल है कि फिर अल्लाह से मोहब्बत बनती है तुम्हारी, रिवर्स ऑर्डर में नहीं चलेगा। यानी अल्लाह से मोहब्बत कर कर सोसाइटी को ख़राब कर दो, कभी दहशत गर्दी, कभी कुछ और, कभी किसी और बुनियाद पर है, कभी कोई क्रूसेड लड़ो, कभी कोई मुसलमान कोई जंग लड़े, सिर्फ इस अल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद नहीं, इंसान से मोहब्बत नहीं। बीच में एक स्टेज में भूल गया, उसने कहा कि अल्लाह की बनाई हुई जानदार और बेजान चीज़ से मोहब्बत करो, पत्थर से मोहब्बत करो, पानी से मोहब्बत करो, बादलों से मोहब्बत करो। दैट इज़ द बेस्ट मैसेज फॉर एनवायरनमेंट विच रूमी कुड गिव। ये है कॉम्प्रिहेंसिव दुनिया की मोहब्बत, ये है वो डायरेक्शन जिसको हमें पालना पड़ेगा। मोहब्बतों की दुनिया पर होगी, बुनियाद पर चेंज आएगी। इट मे बी स्लो, बट टाइम इज़ देयर फॉर नेक्स्ट 10-20 ईयर्स कि यू ग्रेजुअली, कोई चेंज अचानक नहीं आती, कोई डिक्टेटर राइट्स नहीं देता, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट वाले मुल्क अचानक राइट्स नहीं देंगे बाकी मुल्कों को, बट चेंज इज़ ग्रेजुअल। एंड आई होप associations like these and thinkers like all of you, I see so many faces from foreign countries, I think it is very important कि ये मैसेजिंग जो आपके दिलों से निकल रही है, आपके मुल्कों से निकल रही है, इस मैसेजिंग का एक वर्सटाइल मैसेज होगा, मगर एक टेंजिबल कैफियत की बुनियाद पर दुनिया को बदला जाए। तो थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपका बहुत शुक्रिया।